नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा। देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इलेक्शन ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर। देहरादून से जिले की 10 विधानसभा सीटों पर 109 नामांकन। पार्टी के प्रत्याशियों ने 109 नामांकन खरीदे। बड़ी खबर देहरादून से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा राजपुर सीट पर खरीदे गए हैं नामांकन पत्र। डोईवाल सीट पर 14 खरीदे गए हैं नामांकन पत्र। चक्राता पर 12 खरीदे गए हैं नामांकन पत्र। इलेक्शन ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर जिले की 10 विधानसभा सीटों पर 109 नामांकन हुए हैं। आपको बता दें कि पार्टी के प्रत्याशियों ने 109 नामांकन खरीदे हैं। साथ ही आपको बता दें कि ज्यादा राजपुर सीट पर खरीदे गए हैं नामांकन पत्र। डोईवाल सीट पर 14 खरीदे गए हैं नामांकन पत्र। चक्राता पर 12 खरीदे गए हैं नामांकन पत्र। इलेक्शन ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देहरादून में जिले की 10 विधानसभा सीटों पर 109 नामांकन खरीदे गए हैं। आपको बता दें कि देहरादून से बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जिले की 10 विधानसभा सीटों पर 109 नामांकन हुए हैं। पार्टी के प्रत्याशियों ने 109 नामांकन खरीदे हैं। बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नामांकन जो प्रक्रिया है वो जारी है। जिले की 10 विधानसभा सीटों पर 109 नामांकन खरीदे गए हैं। ज्यादा राजपुर सीट पर नामांकन खरीदे गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि डोईवाल सीट पर 14 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं और वहीं चक्राता पर 12 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। विकासनगर में 11 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। राजपुर में सबसे ज्यादा नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। तो देहरादून में नामांकन जारी है और जिले की 10 विधानसभा सीटों पर 109 नामांकन खरीदे गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते और जाने की कोशिश करते हैं किस तरह से नामांकन जो प्रक्रिया है वो देहरादून में जारी है और 10 जिलों में 109 नामांकन पत्र फिलहाल खरीदे गए हैं। रोहित। बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर देखें तो कल यानी कि 21 तारीख से जो है नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसके तहत तमाम जो प्रदेश भर की अगर हम स्थिति की बात करें तो हर विधानसभा सीटों के नामांकन पत्र उनके जिले मुख्यालय से खरीदे जा रहे हैं। इसी क्रम में जो देहरादून जिला है उसमें 10 विधानसभा की सीटें आती है और 10 विधानसभा सीटों में करीब 109 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। कुल मिलाकर देखें तो नामांकन की प्रक्रिया अभी फिलहाल एक भी व्यक्ति ने जो है नामांकन फाइल नहीं किया, हालांकि खाली नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। कुल मिलाकर यही देखने को मिलता है कि अमूमन चुनाव में जो निर्दलीय कैंडिडेट की संख्या होती काफी अधिक होती है, क्योंकि अभी फिलहाल जो स्थिति है, मुख्य रूप से जो मुख्य पार्टी है बीजेपी, उसने सिर्फ अभी जो है अपने प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित की अभी 59 सीटों पर, तो वहीं भी कांग्रेस की कोई भी लिस्ट जारी नहीं हुई। इसके अतिरिक्त हम बात करें जो क्षेत्रीय दल है, इसके अतिरिक्त यूकेडी, आम आदमी पार्टी समेत तमाम अन्य छोटे छोटे दल हैं, उन्होंने भी नामांकन पत्र खरीदा है। इसके साथ तमाम निर्दलीय प्रत्याशी भी है जो चुनाव मैदान में उतरते हैं, उन्होंने भी नामांकन पत्र खरीदा है। लेकिन अब इसके बाद जो अगर समय की बात करें तो फिलहाल सभी प्रत्याशियों के पास अब महज 4 दिन का ही वक्त बचा है जब वह जो प्रक्रिया यानी कह सकते हैं नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखेंगे तो आज नामांकन पत्र नहीं खरीद पाएंगे। कल संडे है, उसके बाद से फिर 26 जनवरी को भी छुट्टी होगी, लिहाजा 28 तारीख तक नामांकन पत्र की जो है बिक्री होगी और नामांकन पत्र जमा करने की समय रखा गया है। तो ऐसे में करीब अब 4 दिन, आज मिला करके 4 दिन का वक्त बचा है और ऐसे में 4 दिन के भीतर सभी जो प्रत्याशी है उनको नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। जिसके चलते अगर बात करें तो पहला दिन था और पहले दिन तमाम नामांकन पत्रों को खरीदा गया है। अब सोमवार से जो है नामांकन पत्र जमा होने शुरू हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त तमाम जो अन्य दलें हैं, जो जिन अन्य पार्टियां जिनके प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र नहीं खरीदा है, वह नामांकन पत्र खरीदेंगे, उसके बाद उनको जमा करेंगे, क्योंकि नामांकन पत्र में तमाम विवरण देने होते हैं तो उसमें काफी समय भी लगता है। हालांकि यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी कर दी गई, जिसके तहत काफी सहूलियत है कि तमाम जो वो प्रत्याशी जो जिला मुख्यालय पर जाकर नामांकन पत्र नहीं लेना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन माध्यम से भी जो है नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल ऑनलाइन में कोई किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं भरा है या फिर पत्र अप्लाई नहीं किया है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से स्थितियां हैं, कोविड का लगातार कहर बढ़ता जा रहा है, मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में नामांकन पत्र दाखिल करने की वैकल्पिक व्यवस्था भी किया गया है निर्वाचन विभाग की ओर से। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब आगे क्या कुछ रहेगा स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन फिलहाल नामांकन पत्र खरीदने की जो संख्या है वह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल रोहित, और साथ ही राजपूत सीट से सबसे ज्यादा नामांकन पत्र खरीदे गए हैं, इसके पीछे कोई खास वजह? बिल्कुल, देखिए राजपुर जो विधानसभा सीट है वो काफी हॉट सीट भी माना जाती है, क्योंकि राजधानी देहरादून का मुख्य पॉइंट जो है वो राजपुर रोड है और इस विधानसभा सीट से अमूमन तौर पर सबसे अधिक नामांकन पत्र खरीदे जाते रहे और अभी इसकी संख्या और अधिक बढ़ेगी भी, क्योंकि जितने लोग खरीद सकते थे नामांकन पत्र पहले दिन उन्होंने खरीदा, लेकिन आज बंदी होने के कारण और
रविवार को बंदी होने के कारण अब सोमवार को जो है फिर से नामांकन की बिक्री शुरू होगी। तो उस दिन भी यानी कि कह सकते हैं विधानसभा सीट पर अधिकांश लोग जो है नामांकन पत्र खरीदेंगे। हालांकि यह राजधानी देहरादून के भी मुख्य विधानसभा सीट में शुमार है राजपुर, और कहीं ना कहीं मेन शहर जो है वो राजपुर में ही आता है। तो इसके चलते भी कहीं ना कहीं कोशिश रहती है कि इस विधानसभा सीट पर मेन लोगों का फोकस रहता है, और पूरा शहर यानी कि घंटाघर जो देहरादून की दिल की जान कह जाती है घंटाघर, वह भी यहाँ राजपुर विधानसभा सीट पर आती है। तो हॉट सीट के रूप में देखा जाता है, और कहीं ना कहीं जिससे बीजेपी ने जो है कैंडिडेट खजान दास को उतारा, जो अभी वर्तमान विधायक भी है बीजेपी की ओर से, लेकिन कांग्रेस की ओर से टिकट डिक्लेयर नहीं की गई। इसके अतिरिक्त तमाम दलों ने जो है अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। कुल मिलाकर यह हॉट सीट है, इसके चलते यहाँ पर नामांकन पत्र हमेशा शुरू से अधिक खरीदे जाते रहे हैं जी। और फिलहाल अगर मोटा मोटी आप बताना चाहें कि कितनी ऐसी सीटें होंगी जिनसे अभी फिलहाल नामांकन पत्र खरीदे जा चुके हैं, रोहित? बिल्कुल, देखिए अभी जो देहरादून की खासकर बात करें, देहरादून की सभी विधानसभा सीटों से जो है यानी कि मुख्यालय जो देहरादून में जिला है, और जो है उन जिले से ही इन सभी विधानसभा सीटों के लिए जो है नामांकन पत्र खरीदे जाने हैं। तो लगभग सभी सीटों के नामांकन पत्र खरीदे जा जो तमाम विधान दे गए हैं। जो अभी तक सूचनाएं मिल रही है कि ऐसी संख्या हर लगभग हम सभी जिलों में यानी कि 80 से ऊपर सभी जिलों के नामांकन पत्र सामने आए हैं। लेकिन अभी जो प्रत्याशियों की लिस्ट की बात करें, तमाम जो मुख्य रूप से जो बीजेपी की ओर से जो भी 59 जारी किए गए, इसके अलावा जो भी 11 विधानसभा सीटें बची हुई हैं, वही कांग्रेस की ओर से यानी कि दोनों पार्टी की ओर से भी नामांकन पत्र खरीद लिए गए, तमाम प्रत्याशियों ने खरीद लिए हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि उनको टिकट दिया जाएगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी जो दावेदारी कर रहे थे, उन्होंने भी नामांकन पत्र खरीदा, लेकिन अब स्थिति जब उनकी टिकट जारी हो जाएगी, यानी कह सकते हैं प्रत्याशी की लिस्ट जारी हो जाएगी, उसके बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी। लेकिन पहले से जो चर्चाएं चल रही है कि अगर हम बात करें बीजेपी की 11 विधानसभा सीटें जिनकी प्रत्याशी की लिस्ट जारी नहीं हुई, उनके प्रत्याशियों ने भी जो दावेदारी ठोक रहे हैं, उन्होंने भी नामांकन पत्र खरीद लिया है। और वर्तमान हालात यह है कि तमाम निर्दलीय भारी संख्या में जो वोट काटने की कोशिश हमेशा करते रहे, उनकी संख्या भी काफी अधिक तादाद में है जी। जी रोहित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए आइए से भी शुरू करते हैं बड़ी खबर का। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अब कोरोना से मौत होने का सिलसिला भी जारी गई है, और सीमांत क्षेत्र खटीमा में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं खटीमा में आज कोरोना की तीसरी लहर का कहर सामने आ रहा है। खटीमा के इस्लाम नगर निवासी एक युवक की कोरोना बीमारी के चलते मौत हो गई है। मृतक युवक कोरोना संक्रमित था, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल खटीमा के कोरोना वार्ड में चल रहा था। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नैनीताल जिलाधिकारी ने एक बड़ी पहल की है। कोरोना मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए और उनकी मॉनिटरिंग के लिए डॉक्टर फॉर यू नाम की एक एनजीओ से एमयू साइन किया गया है, जिसकी मेडिकल टीम की डीएम नैनीताल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस पूरे सिस्टम का कंट्रोल रूम डीएम कैंप कार्यालय हल्द्वानी में बनाया गया है। डीएम नैनीताल ने कहा है कि नैनीताल प्रदेश का पहला जिला है जहां डॉक्टर फॉर यू वाहन का शुभारंभ किया गया है। इस टीम में डॉक्टर, नर्स के साथ ही चिकित्सा स्टाफ मौजूद है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं। कोरोना की जो रफ्तार है वो देहरादून में लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड की बात करें तो कोरोना का ग्राफ अब तेजी से बढ़ता गया है, और इस पर जो है प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। कई ऐसे प्रशासन ऐसे चीजें लेकर आ रही है जिससे कोरोना का रोकथाम हो सके, चाहे वो लोगों तक सुविधा पहुंचाने की बात हो या एहतियात बरतने के लिए कुछ पाबंदियां लगाने की हो। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित जुड़ चुके हैं। तो जो स्थितियां है कोविड को लेकर के, वो पिछले एक महीने से काफी तेजी और काफी रफ्तार से बढ़ रहा है। वर्तमान स्थिति का पिछले 24 घंटे की बात करें तो करीब 5000 तक के मामले, करीब 4800 समथिंग मामले सामने आए हैं। तो कह सकते हैं, और 8 मरीजों की यानी 8 सक्रिय संक्रमित मरीजों की मौत हुई है।
ऐसे में जो सक्रिय मरीजों की संख्या भी जो है 25,000 के पार पहुंच गया है। हम्म। तो जो लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है, क्योंकि इस तरह से देखने को मिल रहा है कि पिछले अगर 1 महीने से पहले की बात करें हम्म। तो जो संक्रमण के मामले बेहद कम थे, लेकिन अब बेहद तेजी से जो है संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि जिस हम्म। तरह से बीच में लापरवाही देखने को मिली कि लोग बिना मास्क और बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आ रहे थे, जिसका ही नतीजा रहा कि लोगों में तेजी से संक्रमण का खतरा फैलने शुरू हो गए थे। हम्म। उसी क्रम में बात करें तो प्रशासन इस बात जोर दे रहा है कि जो लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं या फिर बिना मास्क सड़कों पर घूम रहे हैं, इधर उधर थूक रहे हैं, तमाम सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे बिना मास्क के खड़े हैं, तो उन लोगों पर कार्रवाई की जाए, जिसके तहत लगातार कार्रवाई भी जारी है। कुल मिलाकर देखा तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस बात चौकन्ना है, और इससे पहले भी जो हम्म। एडवाइजरी यानी कि नाइट कर्फ्यू के साथ जो एडवाइजरी जारी की गई है, हम्म। उनके अनुसार यही कहा गया कि कोविड के नियमों यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूर्ण रूप से पालन कराया जाए, ताकि जो कोरोना के संक्रमण लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उस पर रोकथाम हो। तो इसी क्रम में राज्य सरकार यह भी विशेष ध्यान दे रही है कि टीकाकरण के जो मामले हैं उसपे विशेष ध्यान दिया जाए, यानी कि टीकाकरण की संख्या अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण लगा दिया जाए, क्योंकि मुख्य रूप से सेकंड डोज की अगर हम बात करें, सिर्फ 84% लोगों को जो है सेकंड डोज भी लगाई जा चुकी है, जिसको 100% की जा रही कवायद राज्य सरकार लगातार कर रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि टीकाकरण के लगातार लगवाएं। इसी क्रम में बात करें तो नैनीताल में भी, जिस आपने बताया कि नैनीताल में भी जो एक कार्यक्रम शुरू किया गया, इसमें डॉक्टर फॉर यू की योजना मतलब एक विशेष रूप से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें इस एक गाड़ी को हरी झंडी दिखाई गई, जिसमें ये कहा गया कि कुछ जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको समय पे इलाज नहीं मिल पाता, कि मुख्य रूप से हमारे पास अस्पताल तो है, लेकिन इतनी सुविधाएं नहीं कि सभी मरीजों को एक साथ अस्पतालों में रखा जा सके। ऐसे में इस बात भी ध्यान दिया जाता रहा है कि जो मरीज हैं उन मरीजों को एक घर पे ही आइसोलेशन में रहे, उनको सारी सुविधाएं वहीं पे मिल जाए, इस बात भी फोकस किया जा रहा है। तो इस पर भी डॉक्टर फॉर यू के कार्यक्रम शुरुआत किया गया, इसमें एक वैन रवाना किया गया। वैन का काम यह होगा कि अगर कोई मरीज घर में आइसोलेशन में है और वो बीमार है, कोविड पॉजिटिव है, तो उसके इलाज के लिए भी इस पर कोशिश किया जाएगी कि डॉक्टर उनके घर पर जाएंगे, वहीं पे इलाज करेंगे, तमाम जो मेडिसिन किस तरह से यूज करनी है, क्या कुछ करना है, घर में कैसे एहतियात बरतना है, इन समेत तमाम जानकारियां उनको उपलब्ध कराएंगे। तो इस कह सकते हैं जो कार्यक्रम यानी कि जो एक वैन रवाना की, कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल भी कर सकते हैं, और ये राज्य का पहला पहल है जो नैनीताल जिला अधिकारी की ओर से की गई है। तो इसी तरह अगर प्रदेश में भी ऐसी योजनाएं लागू की जाती है, फिर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को फायदा मिलेगा। हालांकि राज्य सरकार भी इससे पहले भी जो आइसोलेशन किट भी वितरित करवाए थे, अभी भी आइसोलेशन किट वितरित कराए जा रहे हैं कि लोग घर में बैठ कर, घर में रह करके अपना इलाज कर सकते हैं, उसमें सारी जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त तमाम नंबर भी जारी किए गए हैं कि लोग अगर कोविड पॉजिटिव है तो घर में अपना इलाज कैसे कर सकते हैं, कौन सी दवाई कब खानी है, क्या कुछ रहना है, किस तरीके से अपना इलाज खुद घर में रह के कर सकते हैं, इस समय तमाम गाइडलाइंस दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। जी रोहित, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज चौपटा खाल विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी हैं और सतपाल महाराज और उनके समर्थन में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वही कोरोना नियमों का भी पालन नहीं कर रहे हैं, चुनाव आयोग का मंत्री जी पर नहीं ध्यान दे रहे हैं और प्रशासन भी कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सतपाल महाराज के लिए नहीं है कोई नियम, इससे साफ दिखता है बीजेपी को नियम कानून का कोई फर्क नहीं है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो अब डाले जा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से सैकड़ों के लोग सतपाल महाराज के इस जुलूस में आए हैं और यहां पर आचार संहिता का खुलेआम धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। और इस पर ज्यादा जानकारी देने माफ करिएगा, चलिए आइए इसी भी शुरू करते हैं बड़ी खबर का। इलेक्शन ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस की आज पहली सूची जारी हो सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस की देर रात तक बैठक में नाम तय किया गया है और आज ये सूची जारी हो सकती है। 55 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो तय किए गए हैं। कांग्रेस आज अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर अब आपको दिखा रहे हैं। 15 विधानसभा सीटों को लेकर कांग्रेस में अब भी पैंच फंसा हुआ है और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, आज कांग्रेस की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट देहरादून में जारी होने वाली है, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की जब लिस्ट जारी की गई थी, यानी 69 विधानसभा सीटों के लिए 50 लिस्ट जारी की गई थी, उसके बाद चर्चा ये थी कि उसके अगले दिन जो है कांग्रेस
भी तमाम विधानसभा सीटों में करीब 55 से 60 विधानसभा सीटों के लिए वो भी लिस्ट जारी कर देगी। लेकिन कल जो पूरा घटनाक्रम रहा उत्तराखंड की सियासत को लेकर के कि हरक सिंह रावत ने कांग्रेस में घर वापसी की, उनकी जो बहू अनुकृति गोसाई है उन्होंने भी कांग्रेस में वो शामिल हो गई है। तो कुल मिलाकर जो घटनाक्रम पूरा रहा, घटनाक्रम के बाद से जो कल 10:30 बजे रात में जो है सीसी की बैठक की गई। सीसी की बैठक में लगभग सभी करीब 55 नाम जो ऐसे हैं, यानी 72 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम पर पूर्ण रूप से मुहर लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त 15 विधानसभा सीट ऐसे जिस पर भी नाम का जो फाइनल नहीं हो पाया है। जो ये 55 विधानसभा सीटों पे नाम फाइनल हुआ, उसकी लिस्ट जो है आज दोपहर या करीब 1 बजे तक जारी होने के आसार जताए जा रहे हैं। क्योंकि जो चर्चाएं थी कि कल देर रात जो बैठक हुई, उस बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा किया गया। बिंदु पर चर्चा होने के बाद 55 नाम जो है फाइनल कर दिए। 55 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम को फाइनल कर दिया गया था। लेकिन मुख्य रूप से जो लेट हुआ है, लेट मुख्य रूप से यही बताया जा रहा है कि हरक सिंह रावत की ज्वाइनिंग के बाद जो है अब समीकरण थोड़े बदले नजर आ रहे जी। हैं। क्योंकि चर्चा यह है कि हरक सिंह रावत भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस की ओर से जानकारी मिल पा रही है कि कांग्रेस की ओर से जो जानकारी यही आ रहा है कि अनुकृति गोसाई को जो है लैसडाउन विधानसभा सीट से जी, चुनाव लड़ाया ठीक है जाएगा। रोहित। और इसके अलावा इसमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है। इसी के मद्देनजर बीजेपी संगठन ने 59 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल को चकराता सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। हमारे संवाददाता ने बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल से खास बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। भाजपा संगठन ने बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल को चकराता से प्रत्याशी घोषित किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जुबिन नौटियाल से बात करेंगे। सर, एक पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मिला है, किस तरह देखते हैं, कितना उत्साहित है? देखिए, शुभकामनाएं देना चाहूँगा अपने पिता श्री रामशरण नौटियाल को। उन्होंने बहुत मेहनत की है पूरे क्षेत्र में, और उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों तक मदद पहुंचाई ऐसे वक्त पर, जो करते करते उनको खुद कोरोना हो गया, वो खुद बेचारे एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, लेकिन जिसे बोलते हैं ना, हिम्मत नहीं छोड़ी। तो जो इंसान दर्द रखता है क्षेत्र का, मुझे लगता है वही डिज़र्व करते हैं उस क्षेत्र का विकास करने में। उनको पावर देनी चाहिए। एंड भाजपा सरकार का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे यूथ चीफ मिनिस्टर श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एक अच्छी लीडरशिप की तरफ सरकार को ले जा रहे हैं। और मुझे लगता है जौनसार बावर में बहुत ज़रूरत है एक अच्छी लीडरशिप की। बहुत सालों का हिसाब लेना बाकी है कि इतने समय काम हुआ क्यों नहीं कुछ। अब बचपन से ही रहे तो क्या लगता है क्या तमाम काम होने में बाकी है, क्योंकि एक पर्वतीय क्षेत्र वहाँ की तमाम भौगोलिक परिस्थितियाँ भी अलग रहती हैं, तो वहाँ क्या मुख्य बिंदु और क्या काम होना बाकी है? उतने ही काम होना बाकी है जितना अंतर दशक 1980 से 2021 का है। आप उस क्षेत्र में जाएंगे, चकराता जाएंगे आप, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप 1980s में आ गए। इतनी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर। हॉस्पिटल्स नहीं हैं, हॉस्पिटल्स हैं तो डॉक्टर नहीं है, स्कूल्स नहीं है, स्कूल्स हैं तो टीचर्स नहीं है। पलायन इतना हो चुका है। भाजपा सरकार ने डेफिनेटली, जितना हम लोग अभी गए, हमने देखा सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है पहले से, पर उसके अलावा वहाँ ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। मेडिकल फैसिलिटीज़ में बहुत प्रॉब्लम है, इसमें बहुत प्रॉब्लम है। क्या बोलते हैं, पलायन का एक बहुत बड़ा इशू है, जो माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन अभी हुई है कोरोना के कारण, और वहाँ पर फिर भी कोई साधन सारल नहीं है। अभी भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए फ़ोन नहीं है, बिजली नहीं है, चूल्हों पे खाना पक रहा है। मुझे लगता है जब पूरे विश्व में विकास हो रहा है तो जौनसार बावर में क्यों नहीं हो रहा है। बस ये सवाल मेरा यूथ से है, और यही हम लोग की विनती भी रहेगी कि इसमें किस तरह से हम लोग बेस्ट से बेस्ट अपना काम अपने क्षेत्र के लिए कर सके। इतना हमारा कर्तव्य बनता है अपने क्षेत्र की तरफ। जौनसर बाबा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जौनसार बावर की जनता से सिर्फ इतनी अपील रहेगी कि जो आप आज बीज बोएंगे अगले 1.5 महीने में, इसके लिए आप और आपके आने वाली पीढ़ियाँ 5 साल तक आगे वही काटेगी। ये वक्त है सारे काम बंद करके, पूरे परिवार के साथ बैठ करके करेक्ट कैंडिडेट को चुनने का, क्योंकि आपका भविष्य, आपके क्षेत्र का भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य निर्भर करता है इस बात पर। मेरे यूथ से अपील है कि यूथ आज इतना सक्षम है कि सरकार गिरा देता है, तो यूथ को अपनी पावर यूज़ करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलानी है, और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता रखनी है कि कौन करेक्ट कैंडिडेट्स हैं और किन के लिए आप वोट कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलानी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, और सही लोगों को विजय बना करके
अगले 5 साल विकास दिखे। एक अंतिम सवाल है कि 14 फरवरी को मतदान होना है, तो ऐसे में पिताजी के साथ कहाँ नजर आएंगे? जौनसर बाबर में घूमेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, डोर टू डोर कैंपेनिंग भी होना है। मैं हर उस जगह नज़र आऊँगा जहाँ पर लोगों को जागरूकता की ज़रूरत है। मेरा नारा मेरे पिता के साथ या किसी पार्टी के साथ नहीं है, मेरा नारा है यूथ के साथ। मेरा नारा है इस बात के साथ कि यूथ को आगे आना पड़ेगा और यूथ को अब कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी और सही लोगों को जिताना पड़ेगा, क्योंकि अगले 10 साल अगर हम सही प्रत्याशी चुन के आते हैं तो अगले 10 साल उत्तराखंड का गोल्डन पीरियड है और हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूथ की कि हम किस तरह से इस गोल्डन पीरियड को लेकर के आते हैं। थैंक यू। तो ये थे बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल, जिनका साफ तौर पर कहना कि इनके पिता को चकराता विधानसभा सीट से टिकट मिला है। ऐसे में ये कोशिश करेंगे कि वहाँ के जो युवा हैं उनको काफ़ी उत्साहित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक मतदान करें और सही कैंडिडेट चुने। कैमरामैन सौरभ साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज़, देहरादून। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।